मैंने हार्ट पर कई वीडियो बनाए हैं। मैंने कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन और वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन की बात की है, लेकिन मुझे हाल में इसका एक अतिरिक्त कारण भी मिला है। मुझे एक किताब में भी इसकी जानकारी मिली है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। मुझे लगता है कि ये एक बेहद आम कारण है और मैंने अभी तक इसे किसी के साथ जोड़कर देखा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इसे जानना चाहिए, खासकर यदि आप अपनी आर्टरीज को कैल्सिफिकेशन से बचाना चाहते हैं, और कैल्सिफिकेशन के इस कारण को लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। जब मैं लैक्टिक एसिडोसिस या लैक्टिक एसिड की बात करता हूं, आप उसे कसरत करने के बाद मांसपेशियों में होने वाली जलन के साथ जोड़कर देख सकते हैं। आप उसे इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस इससे भी कहीं बढ़कर है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के कारण लैक्टिक एसिडोसिस की स्थिति पैदा होती है, और लैक्टिक एसिडोसिस और आपके खून में मौजूद लैक्टेट के कारण आपको बहुत सारी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याओं में शामिल हैं हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतें, थ्रोम्बोसिस यानी कि आपकी आर्टरीज में क्लॉट का जमना, आपको पैनिक अटैक आ सकता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करता। आपको कई दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि बाइपोलर, शिजोफ्रेनिया, सेप्सिस जिसमें आपके शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। अरिथमिया की समस्या पैदा हो सकती है, जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आपको लिवर की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और रेस्टलेस लैग सिंड्रोम भी हो सकता है। मैं आज आपको लैक्टिक एसिडोसिस और आपकी आर्टरीज में हाइपॉक्सिया के बीच के संबंध की बात बताना चाहता हूं। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। इसके बाद हमें कैल्सिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। हाइपॉक्सिया के कारण आपको वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, और खून में एसिड की वजह से ये स्थिति पैदा होती है, जिसे हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन का कारण केवल बढ़ती उम्र ही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा डाइटरी कैल्शियम लेने से ये स्थिति पैदा हो जाएगी, या जरूरी नहीं है कि इसका कारण विटामिन के 2 की कमी हो। दो मुख्य कारण हैं जिनके कारण आपको लैक्टिक एसिडोसिस का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, शायद आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। आपकी डाइट में बहुत ज्यादा शुगर है। उसके कारण शरीर में बहुत ज्यादा लैक्टेट बनने लगता है, और उससे लैक्टिक एसिड बन सकता है। कोई भी चीज जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जैसे कि यदि आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, उससे ये समस्या पैदा हो सकती है। इस किताब में एक दूसरे लिंक पर भी चर्चा की गई थी, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक डोमिनेंट स्थिति की बात की गई है। इस स्थिति में आप फ्लाइट या फाइट मोड में बहुत ज्यादा रहते हैं, और हम मूल रूप से यहाँ क्रोनिक स्ट्रेस यानी कि लंबे समय तक चलने वाले मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं। क्रोनिक स्ट्रेस और लंबे समय तक बहुत ज्यादा शुगर खाना एक जैसा ही है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण आप फ्लाइट या फाइट मोड में पहुंच जाते हैं, और आप ईंधन के स्रोत के रूप में शुगर का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल से प्राप्त करते हैं। कॉर्टिसोल एक हार्मोन और एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, लेकिन एड्रेनलिन भी सक्रिय होकर बहुत ज्यादा शुगर रिलीज करता है। इसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस की स्थिति आसानी से पैदा हो सकती है। मेटफॉर्मिन के कारण भी ऐसा ही होता है। मेटफॉर्मिन के पत्ते पर चेतावनी संकेत दिया जाता है कि इससे लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन की सबसे बड़ी समस्या या साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस है। वॉरफ्रिन एक ऐसा ड्रग है जो विटामिन के 1 को ब्लॉक करता है और आपके खून को पतला करता है, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो पाए। वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसके कारण भी आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। स्टेटिन ड्रग कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करता है, और कैल्सिफिकेशन और लैक्टिक एसिडोसिस इसके साइड इफेक्टों में शामिल हैं। बहुत ज्यादा शराब पीने और बहुत ज्यादा कसरत करने से भी ये समस्या पैदा हो सकती है। बहुत ज्यादा कसरत करने से आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके कारण आपके शरीर में कैल्शियम जमा होने लगेगा, लेकिन इसके कारण आप लैक्टिक एसिडोसिस की अवस्था में पहुंच सकते हैं। जब आपको लैक्टिक एसिडोसिस होता है, आपके खून का पीएच नीचे जाने लगता है, यानी कि खून ज्यादा एसिडिक होने लगता है। सांस लेने में समस्या उसका पहला लक्षण है। आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए खून का एक तय पीएच होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगेगी, खासकर आपकी टांगों की मांसपेशियां फड़कने लगेंगी। लैक्टिक एसिडोसिस का एक प्रभावशाली इलाज है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन B1 मौजूद है, तो ऐसा संभव है कि आपको कभी लैक्टिक एसिडोसिस हो ही ना। लैक्टिक एसिडोसिस का इलाज खोजने के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि इसका कारण क्या है।
अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हैं तो आपको कीटो शुरू करनी चाहिए। क्या आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? क्या आप हमेशा फ्लाइट या फाइट मोड में रहते हैं? तो आप उसे कम करने के लिए कई चीजें कर सकते हैं। विटामिन B1 आपको लैक्टिक एसिडोसिस की स्थिति से बाहर निकाल सकता है। इसे लेने से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे डायबिटीज की जटिलताएं कम हो सकती हैं। इससे लंबे समय तक चलने वाली सिंपैथेटिक सिस्टम हावी होने की स्थिति या तनाव के साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं। विटामिन B1 मानसिक तनाव के लिए सबसे बढ़िया विटामिन है। मैंने पहले भी बात की है कि विटामिन B1 लेने से आपकी नर्वस उत्तेजना, एनर्जी का जमावड़ा, बेचैनी को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। विटामिन B1 इसमें आपकी मदद करेगा क्योंकि इसे लेने से लैक्टिक एसिडोसिस के साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं या रुक सकते हैं। नेचुरल विटामिन B1 लेने से आप अच्छी तरह सांस ले पाते हैं। विटामिन B1 लेने से आप बेचैनी और लैक्टिक एसिडोसिस के लक्षण या साइड इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। विटामिन B1 हाइपॉक्सिया में आपकी मदद कर सकता है। इस स्थिति में आपके वैस्कुलर सिस्टम की ऑक्सीजन कम हो जाती है। विटामिन B1 खून का पीएच भी बैलेंस कर सकता है। ये थ्रोम्बोसिस या क्लॉटिंग की रोकथाम भी कर सकता है, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन B1 आर्टरीज में जमा होने वाले कैल्सिफिकेशन को रोकने के लिए भी बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा शराब पीने से शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, इसलिए शराब एक आम कारण है जिसकी वजह से किसी इंसान में विटामिन B1 की कमी हो सकती है। मैं एक फार्म पर रहता हूं और जब हम पहली बार फार्म पर मवेशी लेकर आए तो हमने आसपास के किसानों से पूछा कि हमें मवेशियों को खाने के लिए क्या देना चाहिए, क्या हमें उन्हें सप्लीमेंट देने चाहिए, क्या हमें उनकी डाइट में विटामिन्स इत्यादि मिलाने चाहिए। और कई किसानों ने हमसे कहा कि आपको अच्छी खासी मात्रा में बेकिंग सोडा भी खरीदना चाहिए। और मैंने उनसे पूछा कि मुझे बेकिंग सोडा की जरूरत क्यों पड़ेगी। उन्होंने बताया कि मवेशियों को लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। किसी गाय को लैक्टिक एसिडोसिस इसलिए हो सकती है क्योंकि गाय बहुत ज्यादा ग्रेन्स और बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाती है। गाय को ग्रेन्स नहीं बल्कि घास फूस और प्लांट खाने चाहिए। और अगर किसी गाय को लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकती है, वो सुस्त हो जाती है, बाकी गायों से दूर होने लगती है, उसे दस्त लग सकते हैं, उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। दुर्भाग्यवश कुछ किसान इन गायों को बेकिंग सोडा या किसी प्रकार का एल्कलाइजिंग एजेंट देते हैं और गाय की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। किसी गाय का पेट वास्तव में हमारे पेट जितना एसिडिक नहीं होता, ये थोड़ा एल्कलाइन होता है, जिससे घास अच्छी तरह से फर्मेंट हो पाती है। ये एक अच्छा उदाहरण है जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रेन्स, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। नंबर 3, सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में नेचुरल विटामिन B1 ले रहे हैं। आपको सिंथेटिक थाइमीन लेने से बचना चाहिए। अगर आपको ये समस्या है या आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में नेचुरल विटामिन B1 को शामिल करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहिए जिससे आपको विटामिन B1 की कमी के सभी अंदरूनी कारणों की अच्छी जानकारी मिल जाएगी। उसके जरिए आप पूरी तस्वीर साफ साफ देख पाएंगे। आप वो वीडियो यहाँ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।